नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैनिफेस्टो, मनमोहन, मुसलमान और मंगलसूत्र। मोदी के बयान में 4M के जिक्र से कांग्रेस लाल चुनाव आयोग ने मंगाया वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। दूसरे चरण के मतदान में बस 2 दिन बाकी है और इससे पहले पीएम मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहरा हो गया है। देश की संपत्ति मुस्लिमों में बांटने को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बयान के अगले दिन यानी सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा है। जिला चुनाव कार्यालय के पास अखबार की कटिंग और चैनल क्लिप के साथ इन्हें जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई चुनावी बहस शुरू हो गई है। बांसवाड़ा की रैली के बाद अलीगढ़ में मोदी ने क्या कहा? राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की योजना लोगों की गाड़ी, कमाई और संपत्तियां घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों को देने की है। मोदी ने इस रैली में कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस बयान को लेकर सियासी बवाल के बीच अगले ही दिन पीएम मोदी ने अलीगढ़ की रैली में कहा कि कांग्रेस और एसपी ने पसमानदा पिछड़े मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। मोदी ने कहा, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादी का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी जांच करेंगे। वे कहते हैं कि यह जो संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। यह उनका चुनाव घोषणा पत्र कह रहा है। चलिए चलते हैं अब अगली खबर की तरफ है। कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती को जंगल राज जैसा क्यों बताने लगे मोदी? क्या मंदिर मुद्दे से 400 पार होने का भरोसा नहीं? बीजेपी का दावा है कि यह नया भारत है, 10 साल पहले वाला कतई नहीं। लेकिन अब भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरोप बदला नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण वैसे ही दोहरा रहे हैं जैसे जंगल राज। आखिर अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद भी बीजेपी को इस तरह हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपीए की मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं और मोदी सरकार के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव प्रचार में भी वही बातें गूंज रही है जो 2014 के आम चुनाव में सुनने को मिली थी। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिहार में जंगल राज का जिक्र आए बिना कोई चुनाव अभियान शुरू ही नहीं हो पाता। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमानों पर मनमोहन सिंह का बयान बना बड़ा चुनावी मुद्दा। आखिर उन्होंने क्या कहा था? देखिए पीएम मोदी का वायरल वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो रविवार 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण का है। वायरल वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक और गंभीर है।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यह जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है वो सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या यह आपको मंजूर है? क्या आपकी मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? हमारी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो सोने का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो। अपने मैनिफेस्टो में गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिसको ज्यादा बच्चे हैं उसको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे फिर और उसको बांटेंगे। जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यह अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भाषण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के आधार पर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसको लेकर कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह कहते सुनाई देते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए इनोवेटिव योजनाएं बनानी होगी जिससे अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास का समान लाभ मिले। संसाधनों पर पहला हक उनके पास होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण पर दिया गया यह बयान मौजूदा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस इससे पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी थी। सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल ने कहा है कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया था। ठीक इसी दौरान कोशिशें हो रही थी कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुस्लिमों को भी घुसाया जाए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग दिया जाए, धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के हवाले से दलितों का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि रंगनाथ मिश्रा धर्मांतरण का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की सह उनको हासिल थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद लोग मनमोहन सिंह के बयान पर चर्चा करने लगे हैं। लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और उसके मैनिफेस्टो पर चर्चा करने लगे हैं। लोग कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर लताड़ लगा रहे हैं। इसके साथ ही इस सच्चाई को सामने लाने के लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। आप भी देखिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। अपने हुए पराये वोटिंग के बगैर ही कैसे सूरत सीट जीत गई बीजेपी, कांग्रेस कैंडिडेट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरणों में वोटिंग का दौर जारी है और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, मगर मतदान से पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। सूरत सीट से भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध तौर पर जीत गई है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी प्रत्याशियों के अपने नामांकन वापस लेने के बाद गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग के बगैर ही भाजपा जीत गई। दरअसल रविवार को निर्वाचन अधिकारी ने सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में प्रथम दृष्टया विसंगति होने के बाद रद्द कर दिया था। वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश पड़साला का नामांकन पत्र भी रद्द कर दिया गया।
नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन यानी सोमवार को 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती और अधिकतर निर्दलीय शामिल है। वहीं सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी अपने 3 प्रस्तावकों में से एक को भी चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद उनका नामांकन फार्म रद्द कर दिया गया। कुंभानी के नामांकन फार्म में 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में बड़ी गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया, जिससे कांग्रेस सूरत सीट के लिए चुनाव मैदान में बाहर हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और सुरेश पडसाला द्वारा जमा किए गए 4 नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए गए, क्योंकि पहली नजर में प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियां पाई गई और वे वास्तविक नहीं लगे। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी के आदेश पर कहा गया है कि कांग्रेस कैंडिडेट के प्रस्तावकों ने अपने हल्फनामे में कहा कि उन्होंने स्वयं फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहां हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के 3 प्रस्तावक उनके अपने रिश्तेदार थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश कुंभानी के जिन 3 प्रस्तावकों ने अपना हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया है, उनमें एक उनके बहनोई, दूसरा भतीजा और तीसरा उनका एक बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर था। इस तरह नीलेश कुंभानी को अपनों ने ही धोखा दिया। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।